आज की ये महासंग्राम क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बीए सेकेंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस को मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। और जिन जिन यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम लगा हुआ है तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं 3-4 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किए जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ उसका उत्तर भी बताऊंगी जिससे आप एग्जाम में अपने क्वेश्चन के आंसर को आसानी से लिख सकें। तो चलिए जल्दी से आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनमत का अर्थ लिखिए या जनमत से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जनमत का अर्थ जनता की सामूहिक राय या विचार से, यानी जो जनता होती है उनकी विचार से है जनमत का अर्थ। किसी देश, समाज या समुदाय के लोग किसी विषय, नीति, कानून या घटना के बारे में जो मत व्यक्त करते हैं उसे जनमत कहते हैं। लोकतंत्र में जनमत का बहुत महत्व है, क्योंकि सरकार जनता की इच्छा और विचारों के आधार पर निर्णय लेने का प्रयास करती है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, आप अपने यूनिट में पढ़ चुके होंगे कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली क्या है, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका मंत्रिपरिषद यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। देखिए, हमारे भारत में क्या संसदीय शासन प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वास्तविक शक्ति किसमें, प्रधानमंत्री में है, जबकि राष्ट्रपति या सम्राट नाम मात्र का प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद संसद के विश्वास पर कार्य करती है और विश्वास खोने पर त्याग देना पड़ता है। भारत में संसद की शासन प्रणाली अपनाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य का अर्थ और उसके तत्व लिखिए। देखिए, उत्तर होगा आपका, राज्य वह राजनीतिक संगठन है। क्या है राज्य? एक राजनीतिक संगठन है जिसके पास निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता होती है। राज्य समाज में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। देखिए, राज्य के मुख्य 4 तत्व होते हैं। इन्हीं चारों तत्वों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है। देखिए, पहला है जनसंख्या, यानी राज्य में रहने वाले लोग, यानी जो जनता होती है, राज्य में रहने वाले लोग, जनसंख्या। फिर निश्चित भूभाग, यानी किसी एक क्षेत्र में ही तो जनसंख्या निवास करेगी तो निश्चित भूभाग। देखिए, राज्य का निश्चित क्षेत्र। सरकार यानी शासन चलाने वाली एक संस्था होगी। संप्रभुता यानी सर्वोच्च एवं स्वतंत्र शक्ति, यानी देखिए संप्रभुता क्या होता है, अगर कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य मामले में मतलब अपनी नीति बना सकता है तो वो एक संप्रभु राष्ट्र होगा। तो भारत क्या एक संप्रभु राष्ट्र है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि राज्य का अर्थ और उसके तत्व का वाला अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे। ये बात याद रखिएगा कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद और अराजकता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, आपका उत्तर होगा, पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा आदर्शवाद। आदर्शवाद, देखिए आदर्शवाद एक विचारधारा है जिसमें राज्य और समाज को नैतिक मूल्यों, न्याय और आदर्श सिद्धांतों के आधार पर संगठित करने पर जोर दिया जाता है। यानी एक आदर्श राज्य की कल्पना, मतलब नैतिक मूल्य, न्याय और आदर्श सिद्धांतों के आधार पर संगठित पर जोर दिया जाता है। इसमें माना जाता है कि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना है। और देखिए, अराजकतावाद। अराजकतावाद क्या होता है? अराजकतावाद वह विचारधारा है जो राज्य और शासन की आवश्यकताओं को अस्वीकार करती है। किसको अस्वीकार करती है? राज्य और शासन की आवश्यकता को अस्वीकार करती है। इसके अनुसार व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और समाज का संचालन बिना किसी सरकार के आपसी सहयोग और नैतिकता के आधार पर होना चाहिए। इस प्रकार आदर्शवाद राज्य को महत्वपूर्ण मानता है। देखिए, जो क्या होता है, आदर्शवाद राज्य को महत्वपूर्ण मानता है, जबकि अराजकतावाद राज्य को अनावश्यक मानकर उसके बिना समाज की कल्पना करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल के महत्व का वर्णन कीजिए। अगर आप इसका आंसर भी याद नहीं करे रहेंगे तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल के बारे में ही तो पूछ रहा है। देखिए, राजनीतिक दल ऐसे संगठित समूह होते हैं जो समान विचारधारा, नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर जनता का समर्थन प्राप्त करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। ये जनता और शासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं तथा देश के प्रशासन को दिशा देते हैं। अब देखिए, राजनीतिक दल का महत्व। देखिए, पहला महत्व है जनता का
जनमत का निर्माण और जागरूकता। तो देखिए, दल जनता को राजनीतिक मुद्दों पर शिक्षित करते हैं और विचार बनाने में मदद करते हैं। और दूसरा महत्व है, देखिए यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो गई है, तो नंबर 2 ये रहेगा, सरकार का गठन और संचालन। देखिए, चुनाव जीत कर सरकार बनाते हैं और नीतियों को लागू करते हैं। जो राजनीतिक दल होता है वो क्या चाहता है कि उसकी खुद की सरकार बने। तीसरा महत्व है, जनता के हितों का प्रतिनिधित्व, लोगों की समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाते हैं। चौथा महत्व है, नीतियों और योजनाओं का निर्माण, देश के विकास के लिए कार्यक्रम और योजनाएं तैयार करते हैं। अगला महत्व है, विपक्ष की भूमिका, सत्तारूढ़ दल की गलतियों की आलोचना कर लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। राजनीतिक स्थिरता, संगठित शासन व्यवस्था प्रदान कर स्थिरता लाते हैं। देखिए, फिर आप इस तरह से निष्कर्ष लिख देंगे तो आपका जो उत्तर है वो पूरा हो जाएगा। निष्कर्ष एग्जाम में जब कोई लॉन्ग आंसर लिखे तो ज़रूर लिखा कीजिए। राजनीतिक दल लोकतंत्र की आत्मा है, जो जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए शासन को उत्तरदायी, पारदर्शी और प्रभावी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधानवाद, यानी संविधानवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, संविधानवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार राज्य की समस्त शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित और सीमित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना तथा कानून के शासन को स्थापित करना है। संविधानवाद के अंतर्गत शासन मनमाने ढंग से नहीं चल सकता, बल्कि उसे संविधान के नियमों, मूल्यों और प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। संविधानवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय को बनाए रखते हुए लोकतंत्र को मजबूत और संतुलित बनाती है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ लिखिए तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें जो कार्यपालिका होती है, जिसमें कार्यपालिका अपनी शक्ति विधायिका से प्राप्त करती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है। यानी कार्यपालिका जो है अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करती है, विधायिका से प्राप्त करती है और उसके प्रति उत्तरदायी भी होती है। इसमें वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है, जबकि राष्ट्रपति या सम्राट नाममात्र का प्रमुख होता है। देखिए, इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। द्वैत कार्यपालिका, देखिए, क्योंकि द्वैत कार्यपालिका का मतलब कि यहाँ पे दो लोग मेन होते हैं, नाम मात्र के राष्ट्रपति होते हैं, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। दूसरी इसकी विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसकी अगली विशेषता है कार्यपालिका विधायिका का घनिष्ठ संबंध, यानी जो कार्यपालिका होती है और विधायिका होती है उन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है, जहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली होती है। अगली विशेषता है प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका, यहाँ पे शासन का नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है संसदीय शासन प्रणाली में। अगली विशेषता है बहुमत का सिद्धांत, सरकार बहुमत दल द्वारा बनाई जाती है, यानी जिसको पूर्ण बहुमत प्राप्त होती है वही सरकार बनाते हैं। नारीवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, नारीवाद वह विचारधारा है जो महिलाओं और पुरुषों के बीच समान अधिकार, अवसर और सम्मान की मांग करती है। यानी महिला और पुरुष में समानता होनी चाहिए, अधिकार की, अवसर की, सम्मान की। इसका उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव, शोषण और असमानता को समाप्त करना है। नारीवाद महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है ताकि वे पुरुषों के बराबर अधिकारों का उपयोग कर सकें। आप तो इसको बहुत ही आसानी से लिख लेंगे, क्योंकि इसमें जो नारी और पुरुष होते हैं, महिला और पुरुष, उन दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए, कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। देखिए, जितने भी राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत हैं, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है, उन सब पे वीडियोस बनी है, तो आप लोग चेक करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपकी जो पॉलिटिकल साइंस की 1 से लेकर 8 तक की यूनिट है वो सब कंप्लीट कराई जा चुकी है। प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए, राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत। देखिए, दैवीय सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा से हुई है। यानी जो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, ईश्वर की इच्छा से हुई है और राजा उसकी इच्छा का प्रतिनिधि होता है। जो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है उसमें क्या है कि राजा
जो होता है मतलब ईश्वर की इच्छा का प्रतिनिधि होता है। इस विचार के अनुसार शासक को अपनी सत्ता सीधे ईश्वर से प्राप्त होती है, इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करना प्रजा का कर्तव्य माना जाता है। देखिए इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। ईश्वर प्रदत्त सत्ता, राज्य और राजा दोनों को दैव्य माना जाता है। राजा सर्वोच्च, उसकी शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी जो राजा होता है उसकी शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता। प्रजा का कर्तव्य, राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का कर्तव्य होता है। लोकमत का अभाव, जनता की इच्छा का महत्व नहीं होता इसमें, और इसकी आलोचना भी की गई है। देखिए यह सिद्धांत लोकतंत्र और समानता के सिद्धांत के विपरीत है, यानी जो ये राज्य की उत्पत्ति का दैव्य सिद्धांत है इसमें लोकतंत्र और समानता के सिद्धांत को के विपरीत है, क्योंकि इसमें जो जनता की इच्छा का महत्व नहीं होता। इसमें शासक के अत्याचार को रोकने का कोई उपाय नहीं है। आधुनिक युग में इसे अवैज्ञानिक और अव्यावहारिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता और समानता में संबंध की व्याख्या कीजिए, कि जो स्वतंत्रता और समानता है उनके बीच क्या संबंध है। तो देखिए स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक होते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को अपने विचार, अभिव्यक्ति और कार्य करने की आज़ादी मिलना, जबकि समानता का अर्थ है सभी को समान अधिकार अवसर प्राप्त होना। यदि समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता केवल कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाएगी, और यदि स्वतंत्रता नहीं होगी तो समानता को कोई महत्व नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है संप्रभुता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए संप्रभुता का अर्थ राज्य की सर्वोच्च और अंतिम शक्ति से है, जिसके ऊपर कोई अन्य सत्ता नहीं होती। यह राज्य को अपने आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार देती है। संप्रभुता के प्रमुख गुण हैं सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, स्थायित्व और अखंडता। सरकार बदल सकती है पर संप्रभुता बनी रहती है। यह राज्य की पहचान और उसके अस्तित्व का आधार माना जाता है। यानी जो स्वतंत्रता होती है मतलब सरकार बदलती रहती है, लेकिन जो राज्य की संप्रभुता है वो बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है दंड से आप क्या समझते हैं। तो देखिए दंड का अर्थ राज्य द्वारा अपराध या कानून के उल्लंघन करने पर दी जाने वाली सजा को दंड कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है जो कानून की नज़र में अपराध है तो उसको सजा दी जाती है, उसे दंड दिया जाता है। यह राज्य की संप्रभु शक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके माध्यम से समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाती है। दंड का उद्देश्य केवल अपराधी को सजा देना नहीं, बल्कि अपराध को रोकना, समाज की रक्षा करना और अपराधी का सुधार करना भी होता है। दंड राज्य की न्याय व्यवस्था का आवश्यक हिस्सा है, जो सामाजिक संतुलन और शांति बनाए रखने में सहायक होता है। यानी अगर सजा ही नहीं दी जाएगी तो सभी व्यक्ति कोई ना कोई अपराध करने लगेंगे। इसलिए समाज में मतलब एक ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उन्हें सजा दी जाएगी। आपका अगला क्वेश्चन है न्याय से आप क्या समझते हैं। तो देखिए न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देना और समाज में निष्पक्षता और समानता बनाए रखना। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में संतुलन स्थापित करता है। न्याय के अंतर्गत सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार, अवसर की समानता और कानून के सामने बराबरी शामिल होती है। यह अन्याय, भेदभाव और शोषण को समाप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार न्याय एक आदर्श व्यवस्था है जो समाज में शांति, संतुलन और समानता स्थापित करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ये हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसके उत्तर को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा ताकि आप अपने एग्जाम में अपने प्रश्नों के उत्तर को आसानी से लिख सकें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।